स्टेनो ने इतना ही कहा, मैं कुछ नहीं जानता। जो रिपोर्ट साहब ने डिक्टेट करवाई वही मैंने टाइप कर दी है। मैं देखता हूँ, कहते हुए नकुल रिपोर्ट लेकर सीधा प्रशांत के कमरे में घुस गया। जाते ही बोला, सर। प्रशांत ने उसकी ओर देखा। नकुल के चेहरे पर तनाव था। यस सर, इस रिपोर्ट में खामियां हैं। मैंने उन लोगों से तय किया था कि हम सरकार की तरफ से उन्हें झोपड़ियां बना कर देंगे। घर बनाने का खर्चा सरकार का होगा, मुआवज़ा अलग। मुआवज़ा तो उनकी ज़मीन के लिए है। मैंने जो तय किया है, शर्तें वही रहनी चाहिए। मैंने उनसे यह मैं क्या होता है? प्रशांत सहसा अफसर में तब्दील हो गया। तुम क्या हो? सरकारी नौकर के अलावा तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या तुम सरकार से ऊपर की चीज़ हो? जो सरकार तय करेगी वही होगा। मेरी बात चीफ सेक्रेटरी से हुई है और हम लोगों ने इन्हीं शर्तों को तय किया है। पर यह गलत है सर, मैं इससे एग्री नहीं करता। तुम एग्री नहीं करते? प्रशांत को उसका तना हुआ रुख खल रहा था, जैसे सिर्फ वही सब कुछ करके आया हो। यह डैम तुम्हारे अपने लिए बन रहा है कि मुआवजे की शर्तें तुम तय करोगे? पर मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा सर? मुंह दिखाने की ज़रूरत ही क्या है? इतना तो वह भी जानते हैं कि ज़बरदस्ती वे अपने गांव में टिके नहीं रह सकते। ज़रूरत पड़ती तो पुलिस उन्हें 1 घंटे में गांव से खदेड़ बाहर करती। इतना कम है क्या कि उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है? नकुल कुछ नहीं कह पाया। भीतर वह कहीं अपमानित और पराजित होकर रह गया था। बिना कुछ उत्तर दिए, फिर भी आंखों में तकलीफ़ और आक्रोश लिए वह बाहर निकल गया। दोपहर तक नकुल का मूड खराब रहा। वह ड्रेसिंग कराने भी नहीं गया। जख्म भी दुखते रहे और मन भी। दोपहर को ही वह घर लौट गया। घर जाते हुए चीफ के बंगले की ओर नज़र गई तो उसने देखा समीरा बरामदे में बैठी कोई पत्रिका पढ़ रही थी। घर पहुंचकर उसने फ़ोन उठाया। समीरा को फ़ोन करना चाहा, फिर वह रुक गया। थोड़ी देर बाद नहीं रहा गया तो उसने नंबर घुमा ही दिया। दूसरी ओर घंटी बजती रही। समीरा का ध्यान भंग हुआ। उसने बेमन से बजते हुए फ़ोन को देखा, उठी, फिर बैठ गई। घंटी बंद हो गई। उसने राहत की सांस ली। फिर एकदम पलटकर उसने फ़ोन की ओर देखा, कहीं। तभी फ़ोन की घंटी दोबारा बज उठी। समीरा ने लपक कर रिसीवर उठाया। हेलो। दूसरी ओर प्रशांत था। समीरा का हाथ कांप गया। प्रशांत कह रहा था, सुनो, रात घर पर कलेक्टर और तहसीलदार साहब खाने पर आएंगे। ठेकेदार बाबू भी रहेंगे। शायद इधर से गुजरते हुए मंत्री जी भी आ जाएं, इसलिए ज़रा ख्याल रखना। मैं चपरासी को भेज रहा हूँ। तुम जीप लेकर बस्ती तक चली जाओ और सारा सामान अभी ले आओ। ठीक है? हाँ, समीरा ने कहा और रिसीवर रख दिया। समीरा धूप की छतरी लिए बस्ती के बाज़ार में पहुंची तो नकुल ड्रेसिंग करवाने जा रहा था। समीरा को वहां देखकर बोला, आप यहाँ? कुछ लाना था तो मुझे बता देती। नहीं, समीरा ने कहा, रात को कुछ लोगों का खाना है घर पर, ख़रीदारी करने चली आई। तो मुझे बताइए, कहते हुए नकुल ने झोला वगैरह उसके हाथ से ले लिया। क्या क्या लेना है? सब्जी, मटन, मसाले, टोमेटो सॉस, रायते के लिए दही, स्वीट डिश के लिए मिठाई लेंगी या खीर वीर बनाएंगी? आइए अभी सब कुछ लिए लेते हैं। वहीं खड़े खड़े नकुल ने अपने आप ही जैसे सारा मेनू भी तय कर दिया। 3 सब्जियां, 2 सूखी भिंडी और आलू, 1 रसदार, लौकी के कोफ्ते, दाल, पुलाव, सलाद, दही बड़े और खीर। ठीक? कोफ्ते कौन बनाएगा? बड़ा झंझट होगा, समीरा ने कहा। पर बेमिसाल रहेंगे, नकुल ने कहा। वैसे आपने तो पूरा मेनू तैयार कर दिया। ओह सॉरी, तो आप बोलिए क्या क्या लेना है? नहीं, यह बात नहीं। मुझे ताज्जुब हुआ, आपको ये सब काम कैसे आते हैं? जिसे कोई बताने वाला नहीं होता वह सब काम खुद ही सीख लेता है। सीखना पड़ता है। बातों ही बातों में नकुल ने सब सामान खरीद कर जीप में भर दिया। फिर अपनी जीप लेकर वह समीरा की जीप के पीछे पीछे चलता चला आया। कॉलोनी का मोड़ निकट आया तो समीरा ने घूमकर पीछे देखा। नकुल अपनी जीप को घुमाकर वापस बस्ती की ओर जा रहा था। शाम को घर पर पार्टी में कलेक्टर, तहसीलदार,
ठेकेदार, खजांची बाबू, ओवरसियर सभी मौजूद थे। मंत्री जी का कार्यक्रम बदल गया था, वे दूसरे ज़िले में चले गए थे। नकुल नहीं था। ठेकेदार बाबू से रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछ ही लिया, डिप्टी साहब नहीं हैं? समीरा पास से गुजर रही थी। नैपकिनों का पुलिंदा उसके हाथ में था। उसे लगा ठेकेदार ने उससे ही कुछ कहा है। चौंक कर बोली, जी, मैं डिप्टी साहब के बारे में दरियाफ्त कर रहा था। समीरा सकपका गई, फिर संयत होकर मेज़ पर नैपकिन लगाने लगी। कलेक्टर साहब बांध के दूसरे चरण के बारे में बातें करते रहे। प्रशांत भी उनकी बातों में अपनी बातें जोड़ता रहा। तभी नकुल आया, सबसे हाथ मिलाकर खजांची बाबू के पास बैठ गया। कलेक्टर साहब ने ड्रेसिंग देखी तो पूछ बैठे, यह क्या कर लिया डिप्टी साहब, कोई एक्सीडेंट? खजांची बाबू कुछ बोलने ही वाले थे कि प्रशांत ने बात पकड़ ली। यहाँ की ज़िंदगी बड़ी सख्त है कलेक्टर साहब। खाई, खंदक, पहाड़, पत्थर और फिर ऐसी योजनाओं का भार उठाने वालों को ये मामूली चोटें तो लगती लगाती ही रहती हैं। समीरा ने सुना, पर जैसे अनसुना करके सबसे बोली, आइए खाना लग गया है। खाने की तारीफ़ तो होनी ही थी, सब वाह वाह कर रहे थे। तहसीलदार साहब ने तो हद ही कर दी, इंजीनियर साहब यह तो जंगल में मंगल ही कर दिया भाभी जी ने, खाना कमाल का है। और ये कोफ्ते, वाह, यह किसकी चॉइस है, आपकी या भाभी जी की? प्रशांत ने मजाक किया, इनकी चॉइस तो मैं हूँ। समीरा ने हिचक कर एक बार प्रशांत की ओर देखा तो प्रशांत ने नज़र खाने पर लगा दी। फिर तहसीलदार साहब से बोला, कोफ्ता और लीजिए। समीरा सबकी कटोरियों में कोफ्ते परोसने लगी तो नकुल ने धीरे से अपनी कटोरी भी बढ़ा दी। समीरा ने आंख उठाकर उसकी ओर देखा, नकुल ने भी देखा। समीरा ने कोफ्ते परोस दिए। तभी खजांची बाबू ने कहा, सर, दुनिया में ज़्यादातर औरतों को सब कुछ पकाना बनाना आता है, पर खूबी इस बात में होती है कि कब क्या बनाया जाए। उसूल के तौर पर रसोई का मैथमेटिक्स सिर्फ इतना बताता है कि 2 सूखी सब्जियों के साथ एक रसदार तरकारी होनी ही चाहिए, पर कोफ्ते हों यह उसूल कोई नहीं बताता, यह इजाद करना पड़ता है। आप कुछ खा तो रहे नहीं हैं, समीरा ने टोका। टॉमी के लिए बचा रहा हूँ, खजांची बाबू झट से बोले। खाना चलते चलते प्रशांत और समीरा प्रशंसा से लद गए। प्रशांत की तारीफ़ बांध को सही तरीके से बना ले जाने के लिए चल रही थी और समीरा की बेहतरीन लजीज खाने के लिए। सबके जाते ही प्रशांत ने समीरा को बाहों में भर लिया। डार्लिंग, इसे कहते हैं सक्सेस। वह बड़े गर्वीले अंदाज में बोला, मैंने कहा था ना, असफल आदमी की ज़रूरत किसी को नहीं होती। समीरा कुछ नहीं बोली, उसके चेहरे पर बुझी हुई राख के आसार थे। प्रशांत बोला, समी, जर्मन कोलेबोरेशन में एक बहुत बड़े थर्मल प्लांट का प्रोजेक्ट बन रहा है। सरकार उस कंस्ट्रक्शन का चार्ज देने के लिए इंजीनियरों के नामों पर विचार कर रही है। यह बहुत बड़े प्रमोशन का मौका है। इस वक्त अपने प्रोफेशन को बिजनेस में बदला जा सकता है। मैं सोच रहा हूँ कल दिल्ली चला जाऊँ। मेरा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन बहुत टफ है। कहीं ऐसा ना हो मेरी गैर मौजूदगी ही मेरी असफलता का कारण बन जाए। 3-4 दिनों में वापस आ जाऊँगा। इतनी सफलता को लेकर क्या करोगे? जितनी है उतनी ही मेरे लिए काफ़ी है, समीरा ने कहा। तुम समझती नहीं समी, ऐसे मौके ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। आगे बढ़ना हो तो हर मौके को दोनों हाथों से पकड़ लेना चाहिए। तुम आगे बढ़ते जाओ, पर यह तो देखते रहो कि कहीं मैं बहुत पीछे न छूट जाऊं। कैसी बातें करती हो? बातें नहीं, हकीकत है। यह तुमने कभी सोचा है कि मैं कहाँ कहाँ अधूरी होती जा रही हूँ? सफलता के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है समीरा। तो ठीक है, जो तुम्हारे मन में आए करते जाओ। इस ज़िंदगी के साथ, इस मन के साथ, इस शरीर के साथ। प्रशांत सफलता के सपनों के सरपट दौड़ते घोड़े पर सवार होकर बहुत जल्दी ही नींद की घाटी में उतर आया। समीरा जाने कब तक जागती पड़ी रही। दूसरे दिन प्रशांत साइट पर पहुंचा तो बहुत खुश था। नकुल पहले ही वहां मौजूद था। हर दिन उठने वाली समस्याओं
और उनके संभव समाधान की रिपोर्टें नकुल ही उसे देता था। नकुल ओवरसियर बाबू से बातें कर रहा था। प्रशांत ने उसे बुलाया। नकुल बड़े बेमन से चला आया। प्रशांत ने उससे पोजीशन पूछी तो सरकारी पुर्जे की तरह कह दिया, सब ठीक चल रहा है सर। प्रशांत धीरे धीरे चलने लगा तो नकुल भी आदतन उसके साथ चलने लगा। प्रशांत ने शाबाशी भरे स्वर में कहा, देखो नकुल, यह मत समझना कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। मैं तुम्हारी मेहनत की कद्र करता हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हारा प्रमोशन भी रिकमेंड करूँगा। थैंक्स सर। नकुल ने इतना ही कहा और प्रशांत को साइट ऑफिस के दरवाजे तक छोड़कर चला आया। पर इतने पर भी नकुल वह सब नहीं भूला था जो प्रशांत ने आदिवासियों के सिलसिले में उससे कहा था। सामने से खजांची बाबू आ रहे थे। नकुल को देखकर रुक गए, फिर बोले, क्या बात है डिप्टी साहब, कुछ गरम नरम? नहीं खजांची बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक बात समझ में नहीं आती। चीफ साहब जाती तौर पर मेरी तारीफ़ करते हैं, अकेले में मुझे सारे काम का श्रेय देते हैं, पर सबके सामने वही सब कहने से कतरा जाते हैं। इसमें समझ न आने वाली कौन सी बात है? सीधा मैथमेटिक्स का चक्कर है। हिंद से की जगह बदल जाने से उसकी कीमत भी बदल जाती है ना। अब देखिए, चीफ हैं नंबर 1, आप हैं नंबर 2। आप दोनों जिस जगह हैं वहाँ चीफ साहब 12 हो जाते हैं। आपकी तारीफ़ करने लगें तो मुमकिन है हिंद से की जगह बदल जाए, 2 आगे हो जाए, 1 पीछे, तब आप 21 हो जाएंगे। चीफ अगर सबके सामने आपकी तारीफ़ कर दें तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी, उनकी कुर्सी और ओहदे पर इससे असर पड़ेगा। नकुल सोचता खड़ा रह गया। खजांची बाबू हंसते हुए आगे निकल गए। समझ गए ना? दोपहर के वक्त नकुल और खजांची बाबू को दफ्तर में बुलाकर प्रशांत ने सूचना दी थी कि आज रात को ही उसे दिल्ली जाना होगा, इसीलिए शाम को दोनों उसके बंगले पर चले आए। शाम को हुक्म के मुताबिक नकुल और खजांची बाबू बंगले पर मौजूद थे। प्रशांत ने कहा, देखो नकुल, मुझे वहाँ 7-8 दिन भी लग सकते हैं। खजांची बाबू ने कंपनसेशन के कागजात तैयार कर दिए हैं। तहसीलदार साहब से मिल लेना, कंपनसेशन की रकम बंटवाने का इंतज़ाम भी कर देना। ओके जी सर, नकुल ने कहा, और आप दोनों ज़रा मेम साहब का ख्याल रखिएगा। आप फिक्र मत कीजिए सर, खजांची बाबू ने कहा तो प्रशांत मुस्कुरा दिया। बड़े आत्मीयता भरे स्वर में बोला, आई एम रियली लकी कि इतने अच्छे लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। उसी रात प्रशांत दिल्ली के लिए रवाना हो गया। प्रशांत राजधानी गया तो 5वें दिन भी नहीं लौटा। वहाँ से फ़ोन आया, समी, मुझे 2-1 दिन और लग जाएंगे। समीरा ने कुछ नहीं कहा, वह जब्त करके रह गई। दिन बहुत अकेले हो गए थे। शामें और रातें तो असह्य बनती जा रही थीं। आखिर प्रशांत लौटा। आते ही बोला, मैं इसलिए लौट आया कि तुम बहुत अकेली होगी। वैसे मुझे अभी वहीं रुकना चाहिए था। यही वक्त है जब पोस्ट के बारे में सब कुछ मिनिस्ट्री में तय होगा। एक बार इस नए थर्मल प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन चीफ हो जाऊं तो फिर अपने मज़े ही मज़े हैं। एक पैर देश में होगा, दूसरा विदेश में। तो लौट जाओ, समीरा ने बड़े अनमनेपन से कहा। हाउ नाइस समी, आखिर धीरे धीरे तुम भी मानने लगी कि सफलता के बगैर ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है ना? हाँ, उस सफलता के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। प्रशांत को अपनी दिमागी उड़ानों की वजह से इतनी फुर्सत नहीं थी कि वह समीरा के शब्दों में निहित व्यंग्य और तकलीफ़ को समझने की कोशिश कर सके। बांध की प्रगति में भी उसकी कोई रुचि नहीं थी। 2 दिन बाद ही वह फिर चला गया। 2 दिन बाद उसने राजधानी से फ़ोन किया रात को। समीरा पूरे बंगले की बत्तियां गुल किए बेडरूम में बैठी थी। रोशनी में उसे जैसे चिढ़ सी होने लगी थी। फ़ोन की घंटी बजी तो उसने उठकर बत्ती जलाई और रिसीवर को उठाकर कान से लगा लिया। बोली कुछ नहीं। समी, प्रशांत की आवाज़ आई, बहुत उत्साह से भरपूर। समीरा चुप रही। प्रशांत की आवाज़ फिर आई, हेलो समीरा, तुम बोलती क्यों नहीं? सुन रही हूँ। सुनो समी, बहुत अच्छी खबर है। लगता है सब ठीक हो जाएगा। सेक्रेटरी ने मेरा तगड़ा रिकमेंडेशन किया है। 3 कैंडिडेट्स
रन में हैं, पर होगा मेरा ही अपॉइंटमेंट। बस कल या परसों सब तय हो जाएगा। तय होते ही मैं लौट आऊँगा। खुश हो ना? समीरा रिसीवर को कान से लगाए सुनती रही, पर शब्द जैसे खोए जा रहे थे। उसने धीरे से रिसीवर को कान से अलग हटा दिया। प्रशांत की आवाज़ आती रही, फिर आवाज़ बंद हो गई। समीरा ने रिसीवर को धीरे से वापस रख दिया, बत्ती गुल की और जाकर बिस्तर पर बैठ गई। अंधेरे में उसकी आंखें गीली हो आई थीं। चौथे दिन प्रशांत लौटा। साइट पर काम वह देख जरूर रहा था, पर उसका मन अब यहाँ नहीं था। घर आकर वह हर रोज़ दिल्ली फ़ोन करता रहता। कंस्ट्रक्शन चल रहा था, क्रेनें अपना काम कर रही थीं, क्रशर्स लगातार पत्थरों को पीस कर रेत बनाने में लगे थे और नदी का रुका हुआ पानी अपनी जगह रुका हुआ था। एक शाम प्रशांत साइट से लौट कर आया तो बोला, मुझे फिर दिल्ली जाना होगा समी। तो जाओ ना, बार बार मुझसे पूछते क्यों हो? जो तुम्हें करना है करते ही जाते हो। समीरा ने बड़े उखड़े मूड में कहा, परसों करवा चौथ है, लौट सको तो शाम तक लौट आना। लेकिन प्रशांत नहीं लौटा। उसका फ़ोन आया, समी ये दफ्तरी काम बहुत झमेले के होते हैं, क्या करूं? मुझे रुकना ही पड़ेगा। नए थर्मल प्रोजेक्ट के लिए एक इनिशियल बिल्डिंग प्लान बनाने को कहा गया है, पर जो काम तुम यहाँ कर रहे हो उसका क्या होगा? यह प्रोजेक्ट भी तो तुम्हारा ही है। अरे वह होता रहेगा, एक बच्चा होता है तो उसके घुटनों चलने के बाद दूसरा भी हो सकता है, दोनों पल जाते हैं। प्रशांत ने अपनी तरफ से मजाक किया, बट डोंट वरी, मैं जल्दी ही आऊँगा। बेहतर होता मैं बम्बई चली जाती। क्यों? अब तो मैं आ ही रही हूँ, बस 2 या 3 दिन और उसके बाद तो ये रोज़ रोज़ का चक्कर भी बंद हो जाएगा। करवा चौथ की रात को अकेले ही चाँद देखकर समीरा ने अर्घ्य चढ़ा दिया। दूसरे दिन प्रशांत ने फ़ोन किया तो समीरा का फ़ोन एंगेज्ड था। प्रशांत ने ऑपरेटर से कहा, फिर से ट्राई करो। फ़ोन एंगेज्ड नहीं हो सकता इस वक्त रात में। ऑपरेटर ने कहा, मुमकिन है लाइन ख़राब हो। प्रशांत का समाधान हो गया। होटल के उस कमरे में कुछ लोग प्रशांत के साथ बैठे थे। एक दीक्षित जी थे जो प्रशांत को थर्मल प्रोजेक्ट दिलवाने में उसकी पूरी मदद कर रहे थे। वे बोले, प्रशांत साहब, आप जैसे लोगों की सक्सेस का सेहरा असल में आपकी बीवियों के सिर है। वह अगर इतनी छूट न दें तो आप कुछ नहीं कर सकते। प्रशांत बात को टाल गया, बोला, दीक्षित जी, बस यह काम बन जाए। बनेगा क्यों नहीं, यू आर द मोस्ट क्वालिफाइड। और फिर डैम का सारा मसला जिस तरह आपने संभाला है उसका बड़ा असर है मिनिस्ट्री में कि आप काबिल इंजीनियर ही नहीं, बहुत काबिल एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। आपकी धाक जम गई है। आदिवासियों के मसले को सुलझा लेना आसान नहीं था। प्रशांत अहम से फूलता रहा। रात समीरा अकेली थी, रेलिंग के सहारे खड़ी हुई। दूर चकराती सड़क पर आदिवासियों के गांव से लौटती नकुल की जीप की हेडलाइट्स चमक रही थीं। समीरा देखती रही। 2 रोशनी भरी आँखें हिलती, कांपती, चमकती हुई उसकी ओर बढ़ती आ रही थीं। दूर पर घाटी में बांध फैला पड़ा था। एकाएक रोशनी बिल्कुल समीरा के ऊपर आ पड़ी। जीप पहाड़ी के ढलान पर रुक गई। हेडलाइट्स बुझ गईं, पर अब उतनी ही रोशनी से भरी जीप के शीशे के पीछे नकुल की आंखें चमक रही थीं। आप? नकुल ने कहा। हाँ, बहुत अकेली थी। आप तो आदिवासियों के गांव चले गए। खजांची बाबू के कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया ठेकेदार के ट्रक से, वो उसे लेकर शहर चले गए हैं। आइए आपको घुमा लाऊं, नकुल ने कहा। कहाँ? यहीं। नहीं, क्यों? यूँ ही। आप कॉफ़ी पिएंगे? इस वक्त बनाएंगी? नहीं, बार बार कौन बनाए? अपने लिए, इसलिए बनाकर रख ली थी। आइए। नकुल बंगले के बरामदे की सीढ़ियों के पास आकर बैठ गया। समीरा उसी का थर्मस उठा लाई, वह भी वहाँ बैठ गई। बीच में थर्मस रखा था। दोनों कॉफ़ी पीते रहे। दिन कितने लंबे होते हैं। नकुल ने उसकी ओर देखा।